सो हेलो एवरीवन, दिस योर गौरव भैया। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी जो क्लास 9th की जो नई वाली बुक है जिसका नाम है गणित मंजरी, ऑलरेडी आपको पता होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है ना, ये मैं आपको करवाने वाला हूं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद तुम्हें ना इस एक्सरसाइज की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने प्यारे तरीके से और इतने सिंपल और इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा ना, मतलब तुम्हें ना क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें मतलब कैसे सोल्व होगा। समझ रहे हो? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, ऑन ए ग्राफ शीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, बताता हूं। देखो, अगर कोई चीज ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज ऐसे वर्टिकल है, मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अगर मैं तुम्हें इस डायग्राम में पूछूं तो ये क्या है, ये जो ऐसी लेटी हुई लाइन है इसे क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, इसे बोलेंगे वाई एक्सिस। समझ गए? अगर तुम ये समझ गए ना तो ये समझ लो तुमने ना 90% चैप्टर तो वैसे ही समझ लिया, पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, एंड द ओरिजिन। अब ओरिजिन किसे बोलते हैं, जहां पे आपकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पे दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया आपका ओरिजिन, क्योंकि यहां पे दोनों एक्सिस मिल रहे हैं, ठीक है। ओके भैया, हमें ये समझ आ गया। आगे देखो क्या बोला गया है, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं ना, तो हमेशा जो पहले लिखा होगा वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, और जो बाद में लिखा होगा दैट विल बी वाई कोऑर्डिनेट। इतना समझ आ गया? जो पहले लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे -7 क्या है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो 0 है ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि 0 बाद में लिखा हुआ है। क्लियर? इतना समझ गए? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 2, 13,0। यहां पे 13 क्या है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो आपका 0 है वो क्या है, वो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0, -15 टू 0,12 ऑन द वाई एक्सिस द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि आपको ने ग्राफ शीट लेनी है जिसके ऊपर आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, आपको वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, आपको ओरिजिन बताना है, ठीक है। साथ में आपको ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट आपको उस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ पेपर ले लेता हूं। तो देखो यहां पे आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस। तो उसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं कौन सा कलर लूं, चलो मैं डार्क ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या करा, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो यहां पे है ना, क्या करो, दोनों तरफ है ना ऐसे एरो लगा दो। तो ये क्या है, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूं। तो ये आपकी क्या है, ये एक वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। तो इसमें भी दोनों तरफ क्या करेंगे, ऊपर नीचे एरो लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और ये जो रेड कलर की जो लाइन है ये है आपकी वाई एक्सिस। क्लियर? इतना समझ आ गया? क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया था, ऑन ए ग्राफ शीट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन, ये आपको ड्रॉ करने हैं। तो हमने यहां तक तो क्वेश्चन कर लिया। आगे क्या बोला गया है, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0, यानी कि आपको इस ग्राफ पेपर पे -7,0 आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप ना छोटे छोटे पॉइंट बनाओगे। और आगे ना क्वेश्चन में एक और बहुत अच्छी चीज बोली गई है कि जो स्केल है ना उसमें 1 सेंटीमीटर आपका 1 यूनिट के बराबर है। यानी कि जो आपको ये छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, ये एक छोटा बॉक्स कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा है, और ये जो एक बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा है, और ये 1 सेंटीमीटर आपके 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो यहां से लेके यहां तक ये एक छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसकी जो लेंथ है वो आपकी 1 सेंटीमीटर की है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो एक बॉक्स है ये एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो पहले बॉक्स पे आप क्या लिखोगे, 1, दूसरे बॉक्स पे 2, तीसरे बॉक्स पे 3। समझ रहे हो? ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ना 13 तक लिख दिया। अब एक चीज याद रखना, जब भी आप लिखो, ऐसा हो सकता है कि आपको ना नंबर लिखने का उतना ज्यादा स्पेस ना मिले, तो क्या करना,
एक नंबर ऊपर लिख देना, एक नंबर नीचे लिख देना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1 ऊपर लिख दिया, 2 नीचे लिख दिया, 3 ऊपर लिख दिया, ऐसे क्या होगा कि हर नंबर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमने एक्स एक्सिस के नंबर लिख दिए। अब एक चीज याद रखना है, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, हमेशा राइट साइड वाला जो एक्स एक्सिस होता है ना ये पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट साइड वाला एक्स एक्सिस होता है ना ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। इस साइड आपके माइनस में नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पे +1 है, +2 है, +3 है, उसी तरीके से लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहां पे जो आपका 1 आएगा ना वो +1 नहीं होगा, वो आपका -1 होगा। यहां पे भी मैं -2 लिख देता हूं। तो मैंने लेफ्ट साइड में भी आपके जो नंबर है वो लिख दिए, ठीक है। तो यहां पे इस साइड क्या है, -1 -2 -3 -4, क्लियर। राइट साइड में क्या है, +1 +2 +3, ठीक है। तो अब देखो हम इसी तरीके से y एक्सिस पे भी नंबर लिखेंगे, तो मैं यहां पे भी नंबर लिख देता हूं। तो y एक्सिस में ऊपर वाला जो y एक्सिस होता है ना ये पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला जो y एक्सिस होता है ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऊपर पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और उसी तरीके से नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 -12 -13। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे ना सारे नंबर नहीं लिखूंगा वरना ना खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना गैप में लिखता हूँ 2 4 6। आप है ना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा कोई कंपलसरी कोई रूल नहीं है कि आपको सारे नंबर लिखने, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे -2 -4 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। -6 -8 -10 -12, क्लियर। तो मैंने क्या करा, ये सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए, क्लियर। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। आगे देखो क्या बोला गया है कि आपको ना ये जो 4 पॉइंट है -7,0 एंड 13,0 ये आपको रिप्रेजेंट करने हैं इस ग्राफ पेपर पे। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो नंबर आपका आगे लिखा होता है वो आपका x कोऑर्डिनेट होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब आपका x कोऑर्डिनेट कितना है, -7। अब ये बताओ x एक्सिस पे -7 कहां पे है, तो आपका जो -7 है वो आपका यहां पे है, ठीक है। यहां पे आपका -7 है। अब देखो आपका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। एक चीज हमेशा याद रखना, y कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 हो इसका मतलब जो पॉइंट होगा ना वो आपका x एक्सिस के ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू यानी कि y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। यानी कि अगर इसका y 0 है यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका x एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है, तो x की वैल्यू जितनी होगी वही आपका पॉइंट है। तो x की वैल्यू अगर -7 है तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे एरो बना के लिख देंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो -7,0 है, क्लियर। इतना समझ गए। अब ना दूसरा पॉइंट देखो 13,0। अब यहां पे देखो x की वैल्यू कितनी है, 13 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कहां पे आएगा, y की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो अब ये बताओ x एक्सिस पे 13 कहां पे है, तो x एक्सिस पे 13 यहां पे है, ठीक है। तो एरो लगा के लिख देंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है 13,0 है, क्लियर। इतना समझ गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है 0, -15। अब इसके अंदर 0 पहले लिखा हुआ है यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कहां पे होती है, y एक्सिस पे। तो y की वैल्यू कितनी है, -15। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि इस पूरे ग्राफ के अंदर y एक्सिस पे -15 कहां पे है। तो यहां तक -12 है, -13 -14 और -15 आपका यहां पे आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एरो लगा के लिख देंगे 0, -15, ठीक है। अगर आपके किसी भी कोऑर्डिनेट, मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ये ट्रिक अगर आपको याद हो गया तो ये जो 0 वाली जो कंफ्यूजन है ना आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। सिंपल क्या करना है, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर चाहे x 0 हो चाहे y 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करना है, सिंपल इस ट्रिक को यूज करना, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पे y की वैल्यू 0 है, भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं। जो 0 है ना उसको छुपा लो, ये छुपा लिया मैंने, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, -7। सिंपल देखो x पे -7 कहां है, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया बस, ठीक है। अब यहां पे देखो x की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 वाली वैल्यू छुपानी है, ठीक है। तो मैंने यहां पे 0 वाली वैल्यू छुपा दी। y की वैल्यू कितनी है, -15। y एक्सिस पे देखो -15 कहां पे, वो आपका पॉइंट हो गया बस। यानी कि जिस भी कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आपका 0 दे रखा हो, सिंपल कुछ नहीं करना, 0 को छुपा लेना है, और जो बाकी दूसरा जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट है
उसको देखना है कि वो आपके इस पूरे ग्राफ पे कहां पे है। ठीक है, अगला देखो यहां पे क्या है 0,12, यानी कि आपको क्या करना है 0 को छुपा लेना है। ठीक है, अब y कितना है 12 है, तो देखो y एक्सिस पे 12 कहां पे है, सिंपल यहां पे है। बस देखते ही पता चल गया ना, जो 0 है उसको क्या करना है छुपाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0,12। क्लियर एवरीवन? तो पहले क्वेश्चन में बस आपको इतना बोला गया था। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो ना यार। मैं इस चैनल के ऊपर तुम्हें ना सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो आपको कराने वाला हूं, चाहे तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कुछ कराने वाला हूं। और ऑलरेडी मैंने ना जो आपकी क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है वो मैं अपलोड कर दिया मैंने। और जो आपका इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये मैंने एनिमेटेड तरीके से आपको मतलब प्रोवाइड करा है, जिससे ना मतलब पूरा जो चैप्टर है ये आपको ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, एनिमेटेड तरीके से समझाया है। तो आप ये जाके चैनल पे देख सकते हो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट है ना ये आपको कंप्लीटली फ्री में आपको पढ़ाने वाला हूं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाली चीज हमने कर ली। आगे देखो क्या बोला गया है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। अब यहाँ पे ना आपको एक फिगर गिवन है जिसका नंबर क्या है, फिगर नंबर 1.5। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपकी फिगर नंबर 1.5 है। अब इस फिगर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, यानी कि रियान के पास एक है ना स्टडी टेबल है जो कि किस शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का है। ठीक है, रेक्टेंगल में आपको पता क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और एक साइड बड़ी होती है एक साइड छोटी होती है, इसे क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। यानी कि रियान के पास एक रेक्टेंगल की शेप का क्या है, स्टडी टेबल है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7, यानी कि इस रेक्टेंगुलर टेबल के जो 3 पैर है ना, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल के 4 पैर होते हैं तो स्टडी टेबल के भी 4 पैर होंगे। तो ये बोला गया है कि ये जो तीनों कोने हैं, ये तीनों कोनों के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन है। पहले कोने का कोऑर्डिनेट मान लो आपको 8,9 गिवन है, दूसरे का कितना गिवन है 11,9 गिवन है। ठीक है, तीसरे का कितना गिवन है 11,7 गिवन है। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला गया है, अब आपको ये बताना है कि ये जो चौथा पैर होगा, यानी कि इस टेबल का जो चौथा कोना होगा, कॉर्नर होगा, ये इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे। क्लियर? समझ आ गया? ये रियान का घर का नक्शा है जिसके अंदर रियान ने क्या करा, अपना जो स्टडी टेबल है वो इन कोऑर्डिनेट्स पे रख दिया, जिसमें से 3 कोऑर्डिनेट आपको बता रखे हैं, चौथा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस रियान के घर के अंदर ये जो स्टडी टेबल है इसको रखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है 8,9। अब इसके अंदर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 8 है। तो अब आपको क्या देखना है कि इस x एक्सिस के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, राइट। तो अब आपको ये देखना है कि x एक्सिस के ऊपर जो +8 है ये आपका कहां पे है। तो x एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो यहां पे हमें +8 दिखाई दे गया, राइट। तो +8 यहां पे है। अब ये जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना है 9 है। तो अब ये देखना है कि y एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट 9 है ये कहां पे आता है, तो हमें पता चला ये पॉइंट यहां पे आता है। क्लियर? तो y कोऑर्डिनेट यहां पे है, x कोऑर्डिनेट यहां पे है। अब आपको क्या देखना है, ये दोनों जो पॉइंट है ये आपके कहां पे मिल रहे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर यहां से भी हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये दोनों की दोनों जो पॉइंट है यहां पे मिल रहे हैं। यानी कि ये जो 8,9 कोऑर्डिनेट है, ये जो 8,9 पॉइंट है ये आपका यहां पे आता है, ये आपका यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर जो स्टडी टेबल है उसका एक पैर, एक कोना यहां पे होगा। ठीक है, और ये मैं लिख देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 8,9। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 11,9। तो अब यहां पे देखो 11 कहां पे है, 11 पहले लिखा हुआ है, यानी कि ये आपके x की वैल्यू है। तो x में 11 कहां पे है, यहां पे है भाई साहब। और आपका जो y है वो 9 है, तो वो यहां पे है भाई साहब। तो देखो ये दोनों कहां मिलते हैं, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां से राइट की तरफ जाएंगे, तो हमें पता चला कि ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी, मैं इसको ना ब्लू कलर से करता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 11,9। ठीक है भैया, अब देखो आगे देखो 11,7। तो 11 मतलब x एक्सिस के ऊपर देखो 11 यहां पे है, 7 यहां पे है। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं, तो ये आपका यहां पे आ जाएगा। और इसको मैं अलग कलर से करता हूं, इसको मान लो मैं पिंक कलर से करता हूं। ठीक है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है ना। तो ये हो गया आपका 11,7।
ठीक है, क्लियर। तो हमारे तीनों पॉइंट आ चुके हैं जहां पे रियान ने क्या करा, अपना स्टडी टेबल रख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जो स्टडी टेबल होगा वो आपका कौन से शेप का होगा, वो आपका रेक्टेंगल की शेप का है। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। तो मान लो रियान का जो स्टडी टेबल है वो कौन से कलर का है, वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट हमें पता थे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखे थे, वो हमने तीनों कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए। तो हमें ये पता चल गया इस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल के 3 कोऑर्डिनेट ये है। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो चौथा कोऑर्डिनेट है, यानी कि इस स्टडी टेबल का ये जो चौथा कॉर्नर है, इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे गए। तो आप कोऑर्डिनेट कभी भी लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे लिखते हैं, x, y, यानी कि x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है। तो अब देखो ये जो पॉइंट है, अब क्या करेंगे, ये चेक करेंगे हम क्या करेंगे, ऐसे ना सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़े से चटक रंग से ड्रॉ करता हूं। मान लो चटक रंग, चलो सबसे ब्लैक ही ले लेते हैं। ठीक है, आई लव ब्लैक, आई हैव वॉर्न ब्लैक, राइट। तो देखो यहां पे नीचे जाएंगे तो अब हमें ये पता चला कि इस पॉइंट का x की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब देखेंगे कि ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे कहां पे टकरा रहा है। तो आओ 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 और हम पहुंच गए 7 पे, यानी कि आपके y की वैल्यू कितनी है, 7 है। क्लियर। तो इस चौथे कोऑर्डिनेट का चौथे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट आर 8,7। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। देखो यार इस बार है ना तुम्हारे क्लास 9th के अंदर है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और जो रियल लाइफ क्वेश्चन है ना वो आपके सिलेबस में आ चुके हैं। तो सिर्फ है ना रटने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट को समझो। अब पेपर में इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिख के आओगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। तो आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ फुट इज इक्वल टू 8,7। ठीक है, पेपर के अंदर जो आंसर लिख के आओगे ना वो आपको ऐसे लिखना है। तो अगर आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, अपनी फेयर नोटबुक बनानी है ना, तो उसके अंदर आंसर इस तरीके से लिखना है। क्लियर। चलो अब अगले पे चलते हैं। इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब आपको ये बताना है कि ये जो हमारा स्टडी टेबल है क्या ये सही जगह पे रखा हुआ है। अब आपको ये बताना है, देखो ये हमारा जो चौथा कोऑर्डिनेट आया था, ये जो चौथा कॉर्नर है, इसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 8,7 हमने अभी निकाले। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यानी कि क्या ये जो जगह है ये टेबल रखने के लिए सही जगह है। अब आपको ये बताना है। अब देखो ये ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको ना अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। मान लो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर का नक्शा है, ठीक है, जहां पे बेड यहां पे है, और आपने अगर मेरा एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखी हो तो उसके अंदर हमने ये सेम डायग्राम मैंने डिस्कस करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो दरवाजा है यहाँ पे आपका बाथरूम का दरवाजा है, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इस पूरे कमरे का मेन दरवाजा है। यहाँ पे बाथरूम का दरवाजा है, यहाँ पे मेन कमरे का दरवाजा है। तो अब आपको इस पूरी जितनी भी नॉलेज आपको है इस डायग्राम से रिलेटेड, उसको सोच के आपको बताना है कि अगर रियान अपने कमरे में टेबल को यहां पे रख रहा है तो क्या ये उसका सही डिसीजन है। तो अब आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से यस इट इज ए राइट डिसीजन। तो पेपर के अंदर इसका जब आंसर लिखोगे तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। सॉल्यूशन, तो अब आपको सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, यस, उसके बाद आपको कोमा लगाना है, इट इज राइट स्पॉट, यानी कि ये जो जगह है ये टेबल रखने की सही जगह है। अब आपको ना कारण भी बताने हैं, रीजन बताने हैं। तो पहला रीजन क्या बताओगे, पहला रीजन मेरे हिसाब से ये है, ये जो है ना, ये जो स्टडी टेबल है ये किसी भी दरवाजे के आगे नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं स्टडी टेबल को यहां पे रखूं, ठीक है, तो ये दरवाजा खुल नहीं सकता। अगर मैं इसको यहां पे रखूं तो ये दरवाजा नहीं खुल सकता। तो इसका मतलब ये जो स्टडी टेबल है ये किसी भी दरवाजे को ब्लॉक नहीं कर रहा। तो पहला रीजन क्या लिखोगे, इट इज नॉट ब्लॉकिंग एनी ऑफ द डोर, एनी ऑफ द डोर्स, मतलब दोनों में से किसी भी दरवाजे को ब्लॉक नहीं कर रहा। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या लिखोगे कि अगर आप नोटिस करो ये जो स्टडी टेबल है, अगर इंसान यहां से आना चाहे तो यहां से भी आ सकता है। ठीक है, अगर इंसान यहां से भी आना चाहे तो इंसान को भी तो ब्लॉक नहीं कर रहा ना ये, यानी कि ये जो स्टडी टेबल है अपने एक कॉर्नर में शांति से रखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी को पढ़ाई करनी हो तो स्टडी टेबल पे जाके पढ़ाई कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि स्टडी टेबल मान लो यहां पे रख दिया तो अब यहां से बंदा आ रहा है वो अटक गया, अगर इसको यहां रख दिया तो इंसान यहां से नहीं चढ़ सकता। समझ रहे हो, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो मेरे हिसाब से जो स्टडी टेबल है ये सही जगह पे रखा हुआ है। तो दूसरा रीजन क्या लिखोगे, इट इज वेल
प्लेस्ड इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम मतलब ठीक जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि वो किसी भी इंसान को भी ब्लॉक नहीं कर रहा है। क्लियर? ये दो कारण आपको लिखने हैं। इस तरीके से आपको अपने पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को लिख के आना है। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ। आपको यानी कि जो स्टडी टेबल है उसकी विड्थ और लेंथ बतानी है। तो मैं ना स्टडी टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। तो जो स्टडी टेबल है वो हमारा यहां से यहां तक था, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्या क्या थे वो भी मैं लिख देता हूं। तो ये जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट था दैट वाज 8,9, दूसरा कोऑर्डिनेट था 11,9, तीसरा कोऑर्डिनेट था 11,7 और ये चौथा कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला था दैट वाज 8,7। ठीक है, तो ये हमारे चार कोऑर्डिनेट थे। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये जो स्टडी टेबल है ये कितना चौड़ा है और कितना लंबा है, ठीक है। और साथ में आपसे ये भी पूछा गया है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, यानी कि क्या आप इन पूरी इंफॉर्मेशन से क्या आप इस स्टडी टेबल की हाइट बता सकते हो। पहले तो इसकी ना चौड़ाई निकालते हैं, फिर इसकी लंबाई निकालते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो किसको बोलते हैं चौड़ाई। देखो चौड़ाई हमेशा जो छोटी लेंथ होती है ना उसे बोलते हैं, यानी कि इस अगर यहां से नोटिस करोगे तो यहां से ये छोटा है, यहां से ये लंबा है, तो ये जो हो जाएगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्टडी टेबल की विड्थ, ठीक है। और ये हो जाएगा स्टडी टेबल की लेंथ, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो अब विड्थ कैसे निकालेंगे, देखो तो विड्थ निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। आप है ना इन दो कोऑर्डिनेट को माइनस कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों कोऑर्डिनेट को भी माइनस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, जितनी चौड़ाई यहां पे होगी उतनी ही चौड़ाई तो इधर से होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, अपोजिट साइड सेम होती है। तो जितना चौड़ा ये टेबल इधर से होगा उतना ही उधर से होगा। तो आप किधर से भी निकालोगे ना आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड वाली चौड़ाई निकालता हूं। तो यहां पे देखो कोऑर्डिनेट क्या है 8,9, यहां पे क्या है 8,7। तो यहां पे कैसे लिखोगे पेपर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद आपको क्या लिखना है, विड्थ ऑफ द टेबल, WIDTH ऑफ टेबल। स्टडी टेबल भी लिख सकते हो, नॉर्मल टेबल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो विड्थ कैसे निकालते हैं, विड्थ निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट में से इस कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी माइनस करोगे ना तो उसके अंदर एक कंडीशन लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब माइनस करने से आंसर नहीं आता, एक कंडीशन होनी चाहिए। और वो कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट आपका सेम होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 8 है, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है 8 है, तो इन दोनों में x कोऑर्डिनेट सेम है। तो अब आप माइनस कर सकते हो। अगर मान लो यहां पे 8 की जगह मान लो 6 होता, यहां पे आपका 6 होता, फिर अगर आप माइनस करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। फिर मत बोलना भैया आपने तो ऐसे बताया था। देखो मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये रूल तभी लगेगा माइनस करने वाला जब आपके इन दोनों में से एक कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। वो आपका देखो y कोऑर्डिनेट भी सेम हो सकता है या फिर आपका x कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे देखो 8 8 सेम है, यानी कि इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट सेम है। तो अब आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो देखो 8 में से 8 माइनस करने का तो कोई फायदा नहीं है, 0 आएगा, ठीक है। और 9 में से 7 माइनस करोगे तो 9 - 7 तो कितना आएगा, 2 यूनिट्स। क्लियर एवरीवन, समझ गए। यानी कि ये जो आपका स्टडी टेबल है ये आपका 2 यूनिट चौड़ा है, यानी कि स्टडी टेबल की जो विड्थ है वो आपकी 2 यूनिट है। अब क्या करेंगे, अब लेंथ निकालेंगे। तो अब लेंथ के लिए क्या करोगे, देखो तो लेंथ के लिए भी आप माइनस करोगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, कंडीशन लगनी चाहिए। तो कंडीशन लग रही है, देखो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है 8,7, यहां पे क्या है 11,7। अब देखो आप है ना नीचे वाले कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो, ऊपर वाले भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, जितनी लंबाई ऊपर होगी उतनी नीचे होगी। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो जितनी लंबाई ऊपर है उतनी नीचे होगी। तो आप ऊपर वाले कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो, नीचे वाले भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलो मैं काम करता हूं, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। तो अगर आप नोटिस करो यहां पे क्या है 8,9, यहां पे क्या है 11,9। अब इन दोनों पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट है ना वो आपके सेम है, यहां पे भी 9 है, वहां पे भी 9 है। तो कंडीशन क्या आपकी अप्लाई हो रही है, मैंने क्या बोला, कंडीशन के अंदर या तो x कोऑर्डिनेट सेम हो या दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम हो, तभी आप माइनस कर सकते हो। तो यहां पे आपके y सेम है, यानी कि अब आप माइनस कर सकते हो। और एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो विड्थ हमने निकाल ली, अब मैं निकालता हूं लेंथ, लेंथ ऑफ टेबल। तो टेबल की लेंथ कैसे निकालोगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करना है। 9 में से 9 माइनस करोगे कोई फायदा नहीं है, 0 आएगा। 11 में से 8 माइनस करना है,
कुछ बच्चे क्या करेंगे 8 में से 11 को माइनस कर देंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी लेंथ, विड्थ, चौड़ाई, मोटाई ये सब निकालना हो ना, बड़े में से छोटा माइनस होता है, ठीक है। तो 11 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा ये 3 यूनिट, यानी कि जो आपका टेबल है वो 3 यूनिट लंबा है और 2 यूनिट आपका चौड़ा है। क्लियर, इतना समझ में आया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कि क्या अब आप इस टेबल की हाइट निकाल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अगर ये 3D होता, मतलब 3 डायमेंशनल डायग्राम होता, तो हम इसकी हाइट बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2D डायग्राम दिया हुआ है, यानी कि 2 डायमेंशनल डायग्राम गिवन है, तो इसका मतलब आप उसकी जो हाइट है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा। रीजन में क्या लिखोगे, नो वी कांट फाइंड द हाइट ऑफ टेबल because the figure has only 2 dimensions, ठीक है। जो फिगर है, जो डायग्राम हमें दे रखा है, इसकी सिर्फ हमें 2 डायमेंशन पता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। वैसे एक और डायमेंशन होती है जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस, जो कि ऊपर की तरफ होती है, मतलब बिल्कुल सीधे कैमरे की तरफ और बिल्कुल अंदर की तरफ, ठीक है। वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, जब तुम 11th में चले जाओगे तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 11th में भी पढ़ाऊंगा, 12th में भी पढ़ाऊंगा, 9th में भी पढ़ाऊंगा, 10th में भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो समझ गए हम इस टेबल की हाइट क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो फिगर है वो आपकी 2 डायमेंशनल है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज। अब भैया हिंज क्या होता है, देखो जैसे 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 कोई फोल्डेबल चीज है क्या, नहीं फोल्डेबल चीज तो नहीं है। चलो ऐसे इससे समझाता हूं, मान लो ये आपका दरवाजा है, तो दरवाजा कहीं ना कहीं तो दीवार पे अटैच होता ही है ना, तभी तो वो ऐसे घूमता है। अगर यहां से हटा दूंगा तो ये दरवाजा तो किधर भी चला जाएगा। तो आप दरवाजे को नोटिस करना, आपके घर में जो दीवार होती है वहां पे ना क्या बोलते हैं यार इसको, कब्जे, मतलब हरियाणा में कब्जे बोलते हैं। तो जहां पे जो दरवाजा है, जो जहां जिस पॉइंट पे दीवार से अटैच होता है, उस पॉइंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि जो बाथरूम का दरवाजा है, अब बाथरूम का दरवाजा कहां पे है, बाथरूम का दरवाजा आपका यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। बाथरूम का दरवाजा यहां पे, आगे क्या बोला गया कि जो बाथरूम का जो डोर है ना, उसका जो हिंज है, यानी कि जहां पे जो दरवाजा है दीवार से कनेक्टेड है, वो कौन सा पॉइंट है, B1, यानी कि जो दरवाजा है वो दीवार से इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। यानी कि अगर दरवाजा खुलेगा तो ये ऐसे खुलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे खुलेगा, समझ रहे हो। मान लो दरवाजा यहाँ पे, तो ऐसे खुलेगा, ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका हिंज है। घर में भी देखना, जो दरवाजा है वो एक पॉइंट पे फिक्स रहता है, दूसरा पॉइंट हम उसको हिलाते हैं, राइट। तो दरवाजा खुलेगा तो ऐसे ऐसे खुलेगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स रहेगा, जो कि पॉइंट क्या है, दैट पॉइंट इज B1। क्लियर, समझ गए, ठीक है भैया, इतना समझ आ गया। आगे क्या बोला गया है, ओपन्स इनटू बेडरूम, यानी कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो बाथरूम के अंदर नहीं खुलता। ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये बाथरूम है, और ये जो ऑरेंज पार्ट है ये आपका बेडरूम है, ठीक है। तो जो दरवाजा है वो इस तरफ खुलता है, समझ लो, बेडरूम की तरफ खुलता है, वो अंदर की तरफ नहीं खुलता, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। विल इट हिट द वार्डरोब। अब आपको ये बताना है कि अगर मैं इस दरवाजे को खोलूंगा तो क्या ये दरवाजा, ये जो वार्डरोब है, वार्डरोब क्या होता है भैया, अलमारी को एक फैंसी वर्ड दे दिया, तो अलमारी है बेसिकली ये। तो आपसे ये पूछा गया कि ये जो बाथरूम का दरवाजा है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या ये इस अलमारी से टकराएगा, आपको ये बताना है। भाई साहब, तुम्हारे सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन डाल दिए भाई, मतलब पूरा रियल लाइफ बना दिया है। तो अगर तुम्हें इस टाइप के, मेरे को पता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना तुम्हें थोड़ी सी तो दिक्कत आएंगी, बट टेंशन मत लेना। जब तक तुम्हारा गौरव भैया यहाँ पे है ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूँ, क्लास 12th का टॉपर रह चुका हूँ। 10th में मेरे 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज आए हुए हैं, 12th में मेरे थोड़े से कम आ गए थे, 98.6 आए थे। भैया 98.6 कम होते हैं, मेरे लिए थोड़े से कम है, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा लेवल की थी। तो टेंशन मत लो, तुम खुद एक CBSE के टॉपर से पढ़ रहे हो, तो इस लेवल का पढ़ाऊंगा किसी के बस की नहीं होगी, समझ रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 5 के 5 सब्जेक्ट करा दूंगा, ठीक है, और वो भी फ्री में। चलो, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि अगर मैं इस दरवाजे को ओपन करता हूं तो ये दरवाजा ऐसे ओपन होगा, है ना। तो जब ओपन करेंगे तो ओपन करते टाइम क्या ये दरवाजा इस अलमारी को टच करेगा या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, तो सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए
कि भाई ये जो दरवाजा है ये कितना चौड़ा है, मतलब कितना बड़ा है, ठीक है। दूसरा हमें ये पता चल जाए कि ये जो अलमारी है ये इस दरवाजे से कितनी दूर है। अगर ये दूरी ज्यादा है और दरवाजा छोटा है तो मतलब दरवाजा टच नहीं करेगा। और मान लो अगर ये डिस्टेंस मतलब अलमारी ज्यादा पास है तो इसका मतलब दरवाजा ओपन करते टाइम दरवाजा जो है वो अलमारी को टच करेगा। तो इसका मतलब अगर हमें ये चीज पता करनी है तो हमें दो चीजें पता करनी पड़ेगी कि जो दरवाजा है ये कितना बड़ा है और ये अलमारी इस दरवाजे से कितनी दूर है। ये दो चीजें हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो दरवाजा है ये आपका कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो अगर आपने मेरी एक्सरसाइज नंबर 1.1 वाली वीडियो देखी हो तो उस एक्सरसाइज के अंदर ये कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी वैसे गिवन थे। अगर कोऑर्डिनेट आपको गिवन ना हो तो मैंने आपको वैसे बता दिया कैसे ढूंढते हैं। तो अगर आप नोटिस करो ये ओरिजिन है और ये लाइन क्या हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्सिस है ना। और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे देखो ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, लेकिन अगर आपको पेपर के अंदर ना पता हो तो आपको ढूंढने तो आने चाहिए ना। तो कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले B1 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पॉइंट B1, तो B1 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, देखो तो B1 पे ऑब्वियस सी बात है ये y एक्सिस के ऊपर है ये दोनों पॉइंट, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है y के ऊपर 0 होती है, तो आंख बंद करके x की वैल्यू तो 0 रख दो। अब B1 आपका कहां पे, ये अगर आप नोटिस करो तो ये 1 और 2 के बीच में, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी यहां पे 1.5, तो यहां पे 1.5, यानी कि B1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 0,1.5। सिमिलर तरीके से B2 के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो B2 यहां पे है और B2 भी आपका y एक्सिस के ऊपर है, यानी कि आंख बंद करके क्या लिख देंगे x की वैल्यू 0, और B2 का जो y पॉइंट है वो कहां पे है, +4 के ऊपर है, यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका +4। क्लियर। तो B1 और B2 के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर मेरे को निकालना है कि ये जो आपका दरवाजा है ये कितना चौड़ा है तो क्या करूंगा, तो मैं दोनों पॉइंट को माइनस करूंगा। लेकिन कंडीशन क्या बताई थी मैंने, माइनस आप तभी करोगे जब दोनों कोऑर्डिनेट के या तो x x की वैल्यू सेम हो या फिर y y की वैल्यू सेम हो। तो यहां पे नोटिस करो दोनों का x की वैल्यू 0 है, तो क्या मैं माइनस कर सकता हूं, यस कर सकता हूं, क्योंकि दोनों में x की वैल्यू सेम है, तो मैं माइनस करूंगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कैसे निकालेंगे, सिंपल माइनस करना है। माइनस में क्या करेंगे, हमेशा जो पॉइंट आपके अलग है, क्यों, क्योंकि 0 में से 0 माइनस करोगे क्या है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, 0 ही आएगा। तो अब क्या करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 4 में से आप क्या करोगे 1.5 को माइनस करेंगे, तो ये आ गया मेरा 2.5 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि जो मेरा दरवाजा है वो 2.5 यूनिट चौड़ा है, ठीक है। अब मेरे को दूसरी चीज क्या निकालनी है, तो मेरी पहली चीज आ चुकी है, ठीक है। तो मेरी पहली चीज आ चुकी है कि मैंने जो बाथरूम का दरवाजा है वो तो निकाल लिया कि कितना चौड़ा है, वो 2.5 यूनिट चौड़ा है, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है कि जो आपका B1 पॉइंट है, ये जो आपका B1 पॉइंट है ये आपका इस अलमारी से कितना दूर है, यानी कि ये अलमारी इस दीवार से कितनी दूर रखी हुई है, ये मेरे को निकालना है। अगर मान लो ये अलमारी फॉर एग्जांपल 1 यूनिट दूर है, इसका मतलब दरवाजा ओपन करते टाइम तो टकराएगा, है ना। और मान लो ये अलमारी 5 यूनिट दूर है, इसका मतलब अलमारी बहुत ज्यादा दूर है, राइट। तो अब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट देखो, इस अलमारी का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जो इस पूरे गेट के आसपास होगा वो कौन सा होगा, ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो कि आपका इस गेट के सबसे ज्यादा पास है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता होने चाहिए। ये पॉइंट क्या है, W4। तो अब देखो W4 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें ना इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। अब या तो आप ना यहां से लेके, एक सेकेंड, या तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, या फिर आप इस पॉइंट से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, है ना। या तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो या फिर आप ये वाला निकाल सकते हो, या तो आप W1 के हिसाब से निकाल सकते हो या फिर आप W4 के हिसाब से निकाल सकते हो। इजी कौन सा रहता भैया, इजी आपका ये वाला होगा। ये वाला इजी क्यों होगा, क्योंकि हमें ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होता है ना। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके भी निकालने पड़ेंगे, इसके भी निकालने पड़ेंगे, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन
इसमें देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है 0,0, आपको बस W1 के कोऑर्डिनेट निकालने और माइनस कर देना। तो मैं एक काम करता हूं, इजी वाला तरीका लेता हूं, ठीक है। देखो मैं तो दोनों तरीके से कर सकता हूं, आंसर तो ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा इजी तरीके बताता हूं, ठीक है, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो W1 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? देखो W1 जो है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, और मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो आंख बंद करके y की वैल्यू 0 रख दो, और y वाली जो वैल्यू है वो हमेशा सेकंड नंबर पे लिखी जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने x का स्पेस खाली छोड़ दिया। अब आपको ये देखना है कि जो W1 पॉइंट है ये आपका x एक्सिस के ऊपर कहां पे है, तो ये +3 के ऊपर है, यानी कि सिंपल यहां पे 3,0 आपका W1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सबको पता है 0,0 ही होता है। अब क्या मैं माइनस कर सकता हूं? तो अगर आप नोटिस करो तो दोनों पॉइंट के जो 0,0 यानी कि y वाली जो वैल्यू है वो दोनों की सेम है, 0,0 है। तो मैं क्या माइनस कर सकता हूं? कंडीशन लगी, हाँ कर सकता हूं। तो मैं माइनस करूंगा, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम वॉल। दीवार से क्यों निकाला? क्योंकि दीवार पे ही तो दरवाजा लगा हुआ है ना। तो दीवार से जो अलमारी है वो कितनी दूर है, वो आपकी माइनस करेंगे तो 3 में से, देखो 0 में से 0 माइनस करने को कोई फायदा नहीं है, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 यूनिट आएगा, राइट। इसका मतलब जो दरवाजा है वो 2.5 यूनिट का है, और जो अलमारी है वो आपकी दीवार से 3 यूनिट दूर है। तो क्या दरवाजा टकराएगा? कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं दरवाजे को खोलता हूं, अगर मेरा दरवाजा खुल के, मान लो अगर मेरा दरवाजा खुल के, क्योंकि B1 पॉइंट पे जुड़ा हुआ है ना, तो जब खुलेगा तो यहां तक आएगा। तो अब यहां तक ही आ पाएगा, क्यों? क्योंकि जो दरवाजा है वो खुलने के बाद यहां पे ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो ये आपका 2.5 यूनिट का है, और जो अलमारी है वो 3 यूनिट दूर है, यानी कि जो दरवाजा है वो आपका अलमारी से नहीं टकराएगा। समझ गए मेरी बात? तो इसको लिखोगे कैसे? मैं एक काम करता हूं, मैं साइड में हट जाता हूं। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ आ गया? हाँ भैया हमें इतना समझ आ गया। तो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो भाई तुम लोग? हैं, मैं नोटिस कर रहा हूं कि इतने सारे बच्चे देखते हैं वीडियो, बट लाइक इतने कम क्यों हैं? बड़ी नाइंसाफी है यार, बड़ी नाइंसाफी है। तो यहां पे देखो क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ डोर, जो डोर की विड्थ है दैट इज 2.5 यूनिट्स, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम वॉल, दीवार से जो वार्डरोब है वो कितनी दूर है? 3 यूनिट दूर है, ठीक है। सो ऐसे ही पेपर के अंदर लिख के आना है, और अगर ऐसे ही तुम अपनी फेयर नोटबुक के अंदर या स्कूल के टेस्ट के अंदर लिखोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि मैं अपने पेपर के अंदर इसी तरीके से लिख के आता था, इसीलिए मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे? सो एज वी कैन सी, जैसे कि हम देख सकते हैं, 3 यूनिट इज बिगर देन 2.5 यूनिट्स, ठीक है। सो डोर विल नॉट हिट वार्डरोब, यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं जो अलमीरा है, यानी कि जो वार्डरोब है वो आपके गेट से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब दीवार से बहुत ज्यादा दूर है। तो जब दरवाजा ओपन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा गैप बीच में बच जाएगा। अब आपसे ना पेपर के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि जो गैप है वो कितना बचेगा, तो कैसे निकालोगे? 3 यूनिट दूर अलमीरा है, 2.5, अरे ऐसे समझो 3 यूनिट गया तेल लेने, ऐसे समझो ये जो अलमारी है वो 3 मीटर दूर है, और जो दरवाजा वो 2.5 मीटर का है। तो जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो दोनों के बीच में कितना गैप बचेगा? तो ऑब्वियस बात है आधा मीटर का बचेगा। 3 में से 2.5 को माइनस करोगे तो आधा मीटर आ गया, समझ रहे हो। अब मीटर को यूनिट से रिप्लेस कर दो, बस इतना ही करना है। क्लियर? समझ गए? ये वाला पार्ट समझ में आया? आगे देखो क्वेश्चन में ना एक और चीज पूछी गई है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? क्या आप कोई और सलाह देना चाहोगे, कोई और सजेशन देना चाहोगे अगर दरवाजे को मैं बड़ा करना चाहूं? तो जब भी आपसे कोई सजेशन या कोई सलाह मांगी जाए तो हमेशा आपको पेपर के हिसाब से आपको 2 पॉइंट लिख के आने हैं। तो क्या लिखोगे? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दरवाजे को बड़ा करूंगा, ठीक है, अगर दरवाजा मान लो मेरा 2.5 यूनिट से 3.5 यूनिट का चला गया, मतलब 2.5 मीटर से मान लो 3.5 मीटर का मैंने दरवाजा करना है, तो मेरे को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है, या तो अलमारी को दूर कर लो, या फिर एक और चीज कर सकते हो कि जो आपका दरवाजा है वो बाहर की तरफ खुलने की जगह वो आपका बाथरूम की तरफ खुलने लग जाए। तो इसको लिखोगे कैसे?
यस, इफ डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को और चौड़ा करा जाता है, देन, यहां पे देन लगा के कोमा लगा देना और यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखना, डोर कैन बी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डोर शुड भी लिखेंगे, शुड भी नहीं लिखना, ठीक है, शुड भी नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि आपसे सजेशन मांगा है, सलाह मांगी है, आपसे ऑर्डर नहीं मांगा कि ये तो करना ही तेरे को, ऐसा नहीं, आप सलाह दोगे। डोर कैन बी मतलब डोर को आप अंदर की तरफ भी खोल सकते हो, आपने सजेशन दिया है। डोर कैन बी ओपन इन बाथरूम साइड, बाथरूम साइड, ठीक है, कि जो डोर है वो बाथरूम की साइड भी आप ओपन कर सकते हो। दूसरा सजेशन हम ये देंगे, वार्डरोब है यानी कि जो अलमारी है वो दूर रख लो, वार्डरोब कैन बी पुट अवे फ्रॉम बाथरूम, यानी कि बाथरूम से अलमीरा को दूर कर लो, सिंपल, क्लियर। कोई चीज टकरा रही है उसको दूर कर दो, है ना, समझ गए। तो इस तरीके से आपको पेपर के अंदर लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, लुक एट रियान्स बाथरूम। एक तो लोगों के बाथरूम में झांकने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो देखो ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये क्या है, रियान का बाथरूम है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। यहां पे आपके ना 4 कॉर्नर है। पहला कॉर्नर कौन सा है, ओ, तो ये ओ कॉर्नर हो गया यानी कि ओरिजिन। ये आपका एफ कॉर्नर है, ये आपका आर कॉर्नर है और ये आपका पी कॉर्नर है, ठीक है भैया। ये इसके बाथरूम के 4 कॉर्नर है। अब आपसे क्या बोला गया है कि आपको इन चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो पेपर के अंदर कैसे लिख के आओगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। बहुत सारे बच्चे ना आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पे आंसर लिख भी सकते हो वैसे, बट जो बेटर होता है दैट इज सॉल्यूशन लिखना। क्यों? क्योंकि मैथ के सॉल्यूशन होते हैं, मैथ के आंसर नहीं होते, ठीक है। आंसर हमेशा इंग्लिश, साइंस, एसएसटी इस टाइप के सब्जेक्ट के होते हैं। जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो ना तो उसका सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि मैथ के अंदर क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना होता है, बेटर रहता है। बाकी आंसर लिखोगे तो ऐसा नहीं है नंबर कट जाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, वो मैंने आपको दे दी। ये कुछ ऐसी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ यहाँ पे ही मिलेंगी आपको। तो देखो सबसे पहला कोऑर्डिनेट ओ यानी कि ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सबको पता है कौन कौन से होते हैं, 0,0, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट आता है आपका एफ। अब देखो कोऑर्डिनेट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं और हम y की वैल्यू लिखते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, राइट। तो अब आप ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आप नोटिस करो, ये जो आपका f पॉइंट है ये आपका y एक्सिस के ऊपर है, और y एक्सिस के ऊपर मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यानी कि इस पॉइंट का जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी 0, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो अब आपको चेक करना है y की वैल्यू कितनी होगी। तो ये पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर कहां पे आता है, 9 के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,9, ठीक है। f के पॉइंट आ गए। अगला है आपका r। r के कैसे निकालेंगे, तो r के निकालना थोड़ा सा बच्चों को लग सकता है टफ, बट बहुत ही ईजी है। कैसे निकालोगे, अब देखो जो r है ना y एक्सिस के ऊपर है ना x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ना तो x की वैल्यू 0 होगी ना y की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, सिंपल आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि जो r पॉइंट है इससे नीचे x की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, और आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है ये लाइन आपके x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, तो -6 के ऊपर। यानी कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -6, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी पॉइंट के हमें y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से y एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखना है कि ये जो लाइन है y एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है, 9 के ऊपर। यानी कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 9, क्लियर। तो जब भी आपको किसी भी पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना हो, अगर मान लो मेरे को इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इस पॉइंट से x एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर मेरे को इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इस पॉइंट से y एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सिंपल, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका p पॉइंट। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे देखो जो p पॉइंट है ये आपका x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, यानी कि y वैल्यू सीधा
0 लिख दो। अब आपको ये देखना है कि जो P पॉइंट है ना, ये आपका x एक्सिस के ऊपर कहां पे है, तो ये आपका -6 के ऊपर है, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका -6। क्लियर एवरीवन? तो ये जो पहला पार्ट है वो हमारा सोल्व हो गया। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया, यानी कि ये जो आपका एरिया है ना, ये जो मैंने शेड करा है, ये एरिया क्या है, ये आपका बाथरूम का शावरिंग एरिया है, जहां पे मतलब रियान नहाता है। ठीक है, ये उसका नहाने का एरिया है। ठीक है, पूरे बाथरूम में थोड़ी नहाएगा, यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे शावरिंग एरिया है। ठीक है, तो ये रियान का बाथरूम का शावरिंग एरिया है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, SHWR। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, SHWR के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बहुत ईजी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले मान लो मैं S पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, इसके बाद S पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो S के कैसे कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो देखो ये S पॉइंट का अगर मेरे को X की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा X एक्सिस की तरफ, देखूंगा कहां पे टच कर रहा है, -6 पे टच कर रहा है, यहां पे आ गया -6। ठीक है, कोमा। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को इस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो Y एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा और देखूंगा कहां पे टच कर रहा है, -6 के ऊपर। सॉरी, -6 नहीं, +6 है, क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये +6 है। क्लियर है एवरीवन, समझ गए? तो S पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, -6, +6। ठीक है, अब हम है ना H पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और टेंशन मत लो, मेरे को पता है तुम ये सोच रहे हो कि भैया इसमें हमसे शेप भी तो पूछिए, शेप बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब बताऊंगा। तो H देखो, H यहां पे है, तो H पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम X एक्सिस की तरफ एक लाइन को भेजेंगे, फिर Y एक्सिस की तरफ दूसरी लाइन को भेजेंगे और देखेंगे ये दोनों लाइनें कहां कहां पे टच करके आ रही हैं। तो ये जो X वाली लाइन है ये -3 पे टच कर रही है, ये आपकी -3 पे टच कर रही है। ठीक है, और Y एक्सिस पे ये +6 पे टच कर रही है। ठीक है, तो हमारे H पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, -3, +6। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है हमारा W। तो W के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो W पॉइंट से हम एक लाइन नीचे की तरफ भेजेंगे और राइट साइड की तरफ भेजेंगे, तो देखेंगे कहां कहां पे टच करके आ रही है। तो ये जो X की तरफ जो लाइन आ रही है ना, ये आपके X एक्सिस को -2 पे टच कर रही है, यानी कि X कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, और Y वाली कहां पे टच कर रही है, +9 के ऊपर, तो Y की वैल्यू हो जाएगी +9। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट आता है आपका R। तो देखेंगे R पॉइंट से निकली हुई लाइन नीचे की तरफ कहां पे टच कर रही है, -6 के ऊपर, और राइट की तरफ कहां पे टच कर रही है, Y एक्सिस को, ये आपकी टच कर रही है 9 के ऊपर। तो आपके R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, -6, 9। वैसे ये कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमने यहां पे निकाले थे, RP के तो निकाले हुए थे। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपसे शेप भी पूछी है। तो अगर आप नोटिस करो, ये जो शेप है ये क्या आपको रेक्टेंगल दिख रही है? नहीं भैया, रेक्टेंगल तो नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, है ना, और स्क्वायर के अंदर भी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। हाँ भैया बिल्कुल। तो क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं। क्या ये स्क्वायर है? नहीं। क्या ये ट्रायंगल है? नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती है। क्या ये सर्कल है? नहीं। तो भैया ये कौन सी नई टाइप की शेप है? तो मैं बताता हूं, देखो अगर आप इसमें नोटिस करो तो इसमें 2 लाइनें आपस में पैरेलल है, ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाके टच कर जाएंगी। लेकिन पैरेलल लाइन में हमेशा क्या होता है, इनको कितना भी आगे कर लो, कितना भी आगे कर लो, ये कहीं पे भी जाके टच नहीं करती है। ठीक है, तो अगर किसी भी 4 साइड वाली शेप, अगर आप नोटिस करो ये 4 साइड है ना, 1 2 3 4 साइड है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, तो उसी तरीके से इस शेप के अंदर भी 4 साइड है। और अगर किसी 4 साइड वाली शेप के अंदर 2 लाइनें पैरेलल हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं उसे? ट्रेपीजियम। ठीक है, तो रीजन भी लिखना है। अगर आप नोटिस करो तो जो RW है और जो SH है, RW इज पैरेलल टू SH, बट RS और HW ये पैरेलल नहीं है। RS इज नॉट पैरेलल, ऐसे पैरेलल का लाइन ड्रॉ करके ऐसे कट करना है। ठीक है, इज नॉट पैरेलल टू WH, सो इट इज ए ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM। क्लियर एवरीवन? अगर कोई भी
4 साइड की शेप है, उसकी अगर 2 साइड पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट दोनों साइड पैरेलल होती है। कैसे, अगर मैं यहां पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूं तो देखो ये वाली साइड इससे पैरेलल है, ये वाली इससे पैरेलल है, लेकिन इसमें बस ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। क्लियर। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट में देखो क्या बोला गया है, मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दी स्पेसिस। ओके, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो चीज आगे लिखी होती है ये हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस वाली चीज होती है, और जो बाद में लिखी हुई है वो हमेशा क्या होती है, वाई एक्सिस वाली चीज होती है, याद रखना। ठीक है, आगे जो लिखा होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस में क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और जो बाद में लिखा होता है ना ये आपके वाई की वैल्यू होती है, यानी कि ये आपकी वर्टिकल वैल्यू होती है। समझ गए, जो आगे लिखा होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल काउंट होगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो आपका वर्टिकल काउंट होगा। क्लियर, ये समझ गए। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो जो चीज आपको गिवन है सबसे पहले क्या करेंगे, उसी को लिख लो। ठीक है, जो चीजें आपको पता होती है, मतलब क्वेश्चन में गिवन होती है ना, सबसे पहले उसको लिख लिया जाता है। तो आपको पता है कि वॉश बेसिन का जो एरिया है, वॉश बेसिन इज इक्वल टू 3 फीट इंटू 2 फीट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जो वॉश बेसिन है वो आपका 3 फुट इंटू 2 फीट है। ठीक है, सेम तरीके से हमारा जो टॉयलेट है वो कितना गिवन है, उसका एरिया कितना गिवन है, 2 फीट इंटू 3 फीट, 2 फीट इंटू 3 फीट। ठीक है, इतना समझ आया। जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने लिख ली। आगे क्या बोला गया है कि आपको मार्क ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपको ना वो एरिया बताना है कि इसमें कहाँ पे लाई करता है। तो अगर आप बताओगे तो कैसे बताओगे, देखो पहले वॉश बेसिन का बताते हैं। तो वॉश बेसिन में ये जो होता है, ये मैंने आपको बताया, ये हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ होता है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एरिया होता है। ठीक है, तो 3 फुट यहां से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि वॉश बेसिन आपको नजर आ रहा है वो यहां पे है ना, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, 3 फुट आगे चलेंगे। ठीक है, तो 1 यहां पे, 2 और 3 यहां पे आ गए। ठीक है, ओके, और 2 फुट ऊपर की तरफ, यानी कि देखो मैंने बोला ना, बाद में जो लिखा होता है वो हमेशा वर्टिकल में होता है, मतलब ऊपर नीचे की तरफ होता है। अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर की तरफ ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट ऊपर चलेंगे, 1 2, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जो ऐसे एक्स की तरफ 3 फुट का है। ठीक है, और ऊपर की तरफ 2 फुट का है। ये एरिया, ये जो एरिया मैंने शेड करा है, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये आपका वॉश बेसिन का एरिया है। क्लियर, 3 फुट का मतलब जो पहले लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल में काउंट होगा। ठीक है, और 2 फुट बाद में लिखा हुआ है, यानी कि ये ऊपर नीचे की तरफ काउंट होगा, तो ये 2 फुट आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, ये भी आपका 3 फुट होगा। ठीक है, और ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होगा ये, तो ये भी आपका 2 फुट होगा। क्लियर एवरीवन, समझ गए। ठीक है भैया, हमें इतना समझ में आ गया। तो ये जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ करा है ये आपका वॉश बेसिन का एरिया है। अब आगे आपसे टॉयलेट का भी एरिया पूछा गया है। तो टॉयलेट का एरिया देखो कहां से शुरू होता है, तो टॉयलेट का एरिया ऑब्वियस बात है, टॉयलेट यहां पे है तो टॉयलेट का एरिया यहां से शुरू होगा, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वॉश बेसिन के एरिया में टॉयलेट का एरिया काउंट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो टॉयलेट का एरिया पहले 2 फुट लिखा हुआ है, यानी कि आप यहां से एक्स की तरफ मतलब हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट चलोगे, 1 2, यहां पे पहुंच गए भाई। ठीक है, यहां पे हम पहुंच गए। ठीक है, मतलब इसी सेम लाइन के ऊपर। ठीक है, और 3 फुट बाद में लिखा हुआ है, यानी कि 3 पॉइंट हम ऊपर चलेंगे। तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका। और अब इसको क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ 2 फुट है तो यहाँ पे भी 2 फुट होगा। ठीक है, और ये इतना 3 फुट है तो ऑब्वियस बात है ये भी आपका 3 फुट होगा। तो ये आपका 2 फुट है और ये आपका 3 फुट है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। यानी कि जो टॉयलेट एरिया है, ये जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ करा है ये आपका टॉयलेट एरिया है, जो मैंने आपका पिंक कलर में ड्रॉ करा है ये आपका वॉश बेसिन एरिया है। ठीक है, इतना समझ गए। हाँ भैया, इतना समझ आ गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको इन दोनों स्पेसिस के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताने। तो कैसे बताओगे, तो हमें देखो दोनों स्पेसिस के कोऑर्डिनेट हमें कैसे बताने। तो सबसे पहले हम वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो वॉश बेसिन का मैं पिंक कलर से लिख देता हूं, क्योंकि पिंक कलर वाला एरिया हमारा वॉश बेसिन का एरिया है। तो ऑब्वियस बात है पी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया,
और ये पॉइंट हो गया। आप चाहो तो इन चारों पॉइंट के जो नाम है ना वो भी आप लिख सकते हो। तो मैं नामकरण अगर करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखता हूँ जे के, ये तो पी पॉइंट के तो ऑलरेडी हमें पता है, ये कि इसको तो नामकरण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पी पॉइंट है ना। इसको मैं जे लिख देता हूँ, इसको मैं के लिख देता हूँ और इसको मैं एल लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले वॉश बेसिन एरिया के कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, वॉश बेसिन एरिया, ठीक है। तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन एरिया, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 बार निकाल चुके हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं है, -6,0, ठीक है। फिर आप निकालेंगे जे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो देखो जे पॉइंट आपका, अगर आप नोटिस करो, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, -3 पे, तो जे के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3,0, ठीक है। के निकालेंगे, तो के कैसे निकालोगे, तो के आपका पॉइंट यहाँ पे है, नीचे की तरफ कहाँ पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, -3 पे, और ये आपका वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, +2 पे, तो यहाँ पे +2 आपका y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और L पॉइंट देखो, L पॉइंट आपका x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, -6 पे, ठीक है, और y एक्सिस पे को कहां पे टच कर रहा है, +2 पे, ठीक है। तो P, J, K, L के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो कि हमारा वॉश बेसिन एरिया है। क्लियर, इतना समझ आया। अब मैं क्या करूंगा, सेम तरीके से अब मैं टॉयलेट एरिया के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, ठीक है, टॉयलेट एरिया, ठीक है। तो टॉयलेट एरिया के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ वरना ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो टॉयलेट एरिया हमारा यहाँ पे 2 फुट था और 3 फुट ऊपर था, तो ये हमारा टॉयलेट एरिया था, ठीक है। तो टॉयलेट एरिया के भी पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने लिखा था ना, ये क्या था हमारा, जे के एल, हाँ ये पॉइंट हमारा एल था, ये पॉइंट हमारा मान लो क्यू, ये मान लो आर तो नहीं लिख सकते, जी लिख देता हूँ इसको, ठीक है, जी और आई, ठीक है। तो ये हमारे चारों जो कॉर्नर है ये हमारे टॉयलेट एरिया के हैं, ठीक है। तो पहले मैं एल के कोऑर्डिनेट बताता हूँ। तो अब देखो ये जो एल पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है आपका -6 पे, ठीक है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -6, और ये आपका वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, +2 पे, तो आपके एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6,2, ठीक है। अब क्यू के निकालते हैं। तो अब देखो जो क्यू पॉइंट है वो आपका यहां पे है, तो अब आपको ये देखना है कि जो क्यू पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, -4 पे, और ये क्यू पॉइंट आपका वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, +2 पे। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4,2, ठीक है। अब जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, -4 पे, और ये आपका y को कहां पे टच कर रहा है, +5 पे, ठीक है। तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4,5, ठीक है। और आखिरी पॉइंट बच गया हमारा i। तो i देखो ये आपका -6 को टच कर रहा है x पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6, और ये आपका y को +5 पे टच कर रहा है, तो आपके i पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6,5। क्लियर एवरीवन। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है ना, तो मैं आपको सक्षम बैच के अंदर पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको क्लास 9 का जो नया वाला सिलेबस है ना, नए सिलेबस के सारे सब्जेक्ट मैं आपको इस बैच के अंदर पढ़ाता हूं। इस बैच के अंदर है ना आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, चाहे तुम्हारे नोट्स हो, चाहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर चाहे तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, सब कुछ मैं आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तुम्हें सारे के सारे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बैच से 2025 के अंदर यानी कि पिछले सेशन में हमारे इस सक्षम बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 निकली थी क्लास 9 के अंदर, और उससे पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 2 निकली है। तो अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है ना जो मेरे से पढ़ना चाहता है, तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज आप सक्षम बैच के अंदर आ जाओ। देखो यार, मैंने आपको एक चीज बता दी, क्लास 9 है ना, इस बार की जो क्लास 9 है वो नॉर्मल क्लास 9 नहीं है। तुम क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो ना, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ चुका है। क्वेश्चन अब तुम्हारे ना मतलब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, अगर तुम्हारी क्लास 9 वीक रह गई ना, तो जब तुम 10th 11th 12th में जाओगे ना, तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज क्लास 9 को लाइटली मत लेना, हमारे सक्षम बैच के अंदर जल्दी से आ जाओ, जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मैं आपको कराने वाला हूं। तो इस बैच के अंदर एनरोल कैसे करोगे, तुम्हें सिंपल हमारा टॉपर्स क्लैन वाला जो ऐप है इसको इंस्टॉल करना है। ये ऐप आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इस ऐप के थ्रू आप हमारे सक्षम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। चलो अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन को बताता हूं
कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ 15 फीट। यानी कि इसमें क्या बोला गया है, सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो ये मैप आपको दिख रहा है, इस मैप के अंदर जो ऑरेंज एरिया है, ये जो ऑरेंज कलर का जो शेडेड पार्ट है, ये क्या है, ये रियान का बेडरूम है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये बाथरूम है, जो ऑरेंज पार्ट है ये बेडरूम है, ये जो ब्लू पार्ट है ये बाथरूम है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि रियान के पास है ना एक डाइनिंग रूम भी है, और ये जो डाइनिंग रूम है ये 18 फुट लंबा है और 15 फुट चौड़ा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये कौन सी शेप हो गई, ये रेक्टेंगल शेप हो गई। क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। अगर लंबाई और चौड़ाई सेम हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है। यहां पे देखो लंबाई 18 फुट है, चौड़ाई 15 फुट है, इसका मतलब जो डाइनिंग रूम है ना वो रेक्टेंगल की शेप का है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट P टू A। अब देखो इस मैप के अंदर पॉइंट P यहां पे है और पॉइंट A यहां पे है ना। तो यहां पे क्या बोला गया है कि जो डाइनिंग रूम की जो लंबाई है ना वो P पॉइंट से लेके A पॉइंट तक है। अब देखो ये जो लाइन है जो P और A को कनेक्ट कर रही है, इससे ऊपर बाथरूम और बेडरूम है, इसका मतलब जो डाइनिंग रूम होगा वो इससे नीचे होगा, इस लाइन से नीचे होगा, समझ रहे हो। यहां पे बेडरूम है, देखो इस लाइन से ऊपर बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया। अब क्या बोला गया है कि जो डाइनिंग रूम है ना वो इस बेडरूम और बाथरूम से अटैच है, यानी कि वो नीचे की तरफ है, समझ गए। यानी कि P पॉइंट से लेके A पॉइंट तक टोटल लंबाई कितनी है, 18 फुट। अगर आप देखोगे कैलकुलेट करो, यहां तक 12 है और यहां पे 6, 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है। यानी कि P पॉइंट से लेके A पॉइंट तक जो लेंथ है दैट इज 18 फीट, दैट इज 18 फीट, समझ गए। और जो डाइनिंग रूम होगा वो इससे नीचे की तरफ होगा, ऊपर तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसे थोड़ी होगा एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा, ऐसे थोड़ी होगा, नीचे की तरफ होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है दैट स्केच द डाइनिंग रूम, यानी कि जो डाइनिंग रूम है ना वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो ऑब्वियस सी बात है इस डायग्राम में तो ड्रॉ करेंगे नहीं, कहां पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ के ऊपर। तो अब देखो यहां पे जो आपका P पॉइंट है वो यहां पे है, ठीक है, A पॉइंट यहां पे है, राइट। तो इससे नीचे की तरफ आपका डाइनिंग रूम होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्राफ के ऊपर सबसे पहले मैं जो एक्स एक्सिस है मैं उसको ड्रॉ करूंगा। अब देखो एक्स एक्सिस में ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरी हो गई क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने एक्स एक्सिस इतना ऊपर ड्रॉ क्यों करी है, यहां बीच में ड्रॉ क्यों नहीं करी। देखो जो डाइनिंग रूम है वो नीचे की तरफ है, अगर मैं यहां पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा ना तो क्या होगा, नीचे डाइनिंग रूम बनाने के लिए एरिया कम बच जाएगा, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस ऊपर ड्रॉ कर दी। फिर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, अब मैं ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस में यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये मेरी क्या है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो मैं दोनों तरफ एरो लगा दूंगा। तो ब्लू कलर वाली लाइन क्या है, वाई एक्सिस है, और ये जो रेड कलर वाली लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस है। और ये जो बीच में पॉइंट होगा दिस इज ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर के ऊपर सबसे पहले मैं P पॉइंट और A पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि इससे नीचे ही तो डाइनिंग रूम है। तो सबसे पहले मैं P पॉइंट और A पॉइंट को ड्रॉ करता हूं। तो देखो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -6,0 है ना, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 12,0, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 12,0 A पॉइंट ड्रॉ करता हूं। तो देखो 12 कहां पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरा ये पॉइंट क्या है, पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 12,0। क्लियर एवरीवन, ये मेरा पॉइंट A हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट P को रिप्रेजेंट करूंगा। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, -6,0। तो -6 देखो यहां पे आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -6,0। क्लियर एवरीवन। तो हमने P और A को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो क्या बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि मेरा जो डाइनिंग रूम है ना वो 18 फुट लंबा है ना, और 15 फुट चौड़ा है। तो पहले लंबाई ड्रॉ करेंगे। तो लंबाई देखो P पॉइंट से लेके A पॉइंट तक हमारी क्या है, लंबाई है। और अगर आप इसको कैलकुलेट भी करो, काउंट भी करो, तो देखो 12 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 18 फुट, ठीक है। अब चौड़ाई ड्रॉ करेंगे। चौड़ाई कितनी बताई हुई है, चौड़ाई बताई हुई है 15 फुट। तो 15 फुट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसका नंबर क्या है, ये है -15। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जो नंबर होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये 15 फुट नीचे है, समझ रहे हो। अब देखो मैं क्या इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा डाइनिंग रूम है वो रेक्टेंगल शेप का है
है ना। तो मेरे को P पॉइंट से 15 फुट नीचे आना पड़ेगा। तो यहां पे 15 आता है, इधर से आएंगे तो कहां टकराएगा, तो ये टकराएगा हमारा यहां पे, तो ये यहां पे टकराएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का मैं नाम लिख देता हूं, कुछ भी नाम लिख दो, जैसे क्या लिखूं। जब ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ भी लिख दो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तभी होती है। तो मेरा नाम गौरव है, तो मैं इस पॉइंट को G लिख देता हूं। ठीक है, तो P पॉइंट से ये जो G पॉइंट है ये 15 फुट नीचे है। सिमिलरली यहां से भी हम 15 फुट नीचे आएंगे, तो ये लाइन यहां ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, तो ये कहां टकराएंगे, यहां पे टकराएंगे। ठीक है, यहां पे टकराएंगे। क्लियर एवरीवन। तो ये पॉइंट मान लो मैं क्या लिखूं, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं J। क्लियर। तो अब देखो PAJG, ये जो शेप है ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा। तो मैंने क्या करा, P पॉइंट को G पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर J पॉइंट को A पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, फिर G पॉइंट को J पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और मैंने P पॉइंट को भी A से कनेक्ट कर दिया। क्लियर एवरीवन। तो ये जो शेप है ये रेक्टेंगल शेप है। क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 15 फुट। ठीक है, ये इस तरफ 15 फुट चौड़ा है और उस तरफ 18 फुट लंबा है। अगर इसको आप देखोगे तो यहां पे ये 18 फीट का है। क्लियर एवरीवन, समझ गए। तो ये हमारा क्या है, ये जो मैंने पिंक कलर में जो बॉक्स ड्रॉ करा है, ये जो मेरा पिंक कलर वाला जो एरिया है जो मैंने शेड कर दिया है, ये क्या है, दिस इज माई डाइनिंग एरिया, डाइनिंग रूम। क्लियर एवरीवन, समझ गए। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप सिंपल कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डाइनिंग रूम हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ना एक और चीज बोली गई है, मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर, यानी कि ये जो चारों कोने हैं इनके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें पता है -6,0, A के हमें पता है 12,0। अब मेरे को J पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो कैसे बताओगे, जल्दी बताओ कैसे बताओगे। देखो J पॉइंट कोऑर्डिनेट जब भी बताते हैं हमेशा याद रखना, पहले x एक्सिस लिखा जाता है, x की वैल्यू लिखी जाती है। तो x कहां पे है, 12 पे है, तो यहां पे 12 आ गया। ठीक है, और y कहां पे है, y आपका -15 पे है, तो यहां पे -15। ठीक है, -15। क्लियर एवरीवन। तो J के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 12, -15। ठीक है, और G पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, यानी कि x कहां पे है, -6 पे है। ठीक है, तो -6 हो गया, और y कहां पे है, -15, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -6, -15। क्लियर एवरीवन। तो हमने क्या करा, ग्राफ पेपर पे जो डाइनिंग रूम है वो हमने ड्रॉ कर दिया, स्केच कर दिया बेसिकली। ठीक है, स्केच का मतलब ड्रॉ ही होता है। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर दिया और फिर हमने चारों कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने लिख लिए। क्लियर एवरीवन, ये समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, यानी कि आपको ना एक डाइनिंग टेबल रखना है इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में। तो देखो ये जो आपका PAJG, ये जो डाइनिंग रूम है, इस डाइनिंग रूम का सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा। तो किसी भी रेक्टेंगल का अगर आपको सेंटर निकालना होता है तो कैसे निकालते हो, मेरे को ये बताओ। अगर ये रेक्टेंगल है, ऑब्वियस बात है, ये जो डाइनिंग रूम है ये रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, है ना। तो वो सेंटर पहले निकालना है, क्योंकि जो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर है, एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस सेंटर के ऊपर आपको क्या रखना है, डाइनिंग टेबल रखना है। तो सबसे पहले आपको सेंटर तो निकालना पड़ेगा ना। तो अगर किसी भी मतलब इस टाइप की शेप का अगर आपको सेंटर निकालना होता है, मैं अब तुम्हें ना एक ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए। देखो सबसे पहले सेंटर कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को इस लाइन का सेंटर पता चल जाए, मान लो फॉर एग्जांपल इस लाइन का सेंटर यहां पे है, ठीक है, और मेरे को इस लाइन का सेंटर मिल जाए, फॉर एग्जांपल मान लो इस लाइन का सेंटर यहां पे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके सेंटर वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इसके सेंटर वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, जहां पे ये टच करेंगी वो उस पूरी शेप का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। समझ गए। तो इसके अंदर भी हमें यही सेम चीज करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये जो PA पॉइंट वाली जो लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है, सबसे पहले मैं इसका सेंटर निकालूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं PG यानी कि ये जो लाइन है इसका सेंटर निकालूंगा, और फिर देखूंगा कि ये दोनों सेंटर कहां पे जाके टच कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। अब देखो ना करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे, सेंटर ऑफ PA लाइन, सेंटर ऑफ PA कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया, किसी भी लाइन का अगर आपको सेंटर निकालना हो ना, तो अब देखो P और A,
इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, हाँ भैया बिल्कुल पता है। तो क्या करो, इस P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है और इस A पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। किसी भी चीज का सेंटर निकालना होता है ना, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, हाफ हो जाता है। हाफ मतलब सेंटर, समझ लो, सेंटर वहीं पे तो होगा जहां पे इधर का डिस्टेंस सेम होगा, इधर का डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर तुम्हें सेंटर निकालना है, कुछ नहीं करना, इसका देखो x कितना है, -6 है, इसका x देखो कितना है, 12 है, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो -6 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 में से 6 जाएगा तो +6 और ये आएगा आपका 3। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट हमारा आ चुका है, एक पॉइंट हमारा आ चुका है। देखो हम ना बीच में एक पॉइंट निकाल रहे हैं, क्योंकि सेंटर जो होता है वो एक पॉइंट होता है। तो अगर हमें पॉइंट निकालने हैं तो उस पॉइंट के कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट भी तो होंगे। हाँ भैया बिल्कुल होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर के भी तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इस सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ गए। देखो अब इस सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मान लेते हैं x और y होंगे, है ना। इस सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y होंगे। अब ये जो x की वैल्यू है वो 3 आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। क्लियर एवरीवन। अब मैं क्या करूंगा, इस सेंटर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं है y कोऑर्डिनेट, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये x एक्सिस वाली लाइन है ना, और x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूं। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 0, समझ रहे हो। तो वैसे भी 0 ही आना था। क्लियर एवरीवन। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ PA लाइन। हमें इस लाइन का सेंटर मिल गया, हाँ भैया बिल्कुल मिल गया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इस लाइन का भी मैं सेंटर निकालूंगा। तो उसके लिए भी हम सेम चीज करेंगे। तो देखो सेंटर ऑफ PA, सेंटर ऑफ PA हमारा आ चुका है, कितना आया है, 3,0। क्लियर एवरीवन। हाँ भैया इतना समझ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ PG लाइन। तो PG का भी अगर मेरे को सेंटर निकालना है तो सेम तरीके से निकलेगा, सेम तरीके से। कैसे निकलेगा, देखो अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसके भी जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x y होंगे, है ना। अब मेरे को अगर पहले x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, P और G के जो x कोऑर्डिनेट है उनको आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहां पे क्या है, -6, यहां पे क्या है, -6, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो -6 + -6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा -6 बाय में 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होते हैं तो -12 हो जाएगा। तो -12 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, -6, क्या आएगा, -6। यानी कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज -6। क्लियर एवरीवन, ये समझ आ गया, ये कॉमा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सेंटर वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, देखो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, ठीक है, और G पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज -15। इन दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसके y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मेरे को दोनों पॉइंट के y आपस में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। बच्चे यही गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, x को ऐड कर देंगे, या फिर इसका x उठा लेंगे, इसका y उठा लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो दोनों पॉइंट के x को आपस में ऐड करोगे। अगर आप y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो दोनों के y को आपस में ऐड करोगे। क्लियर, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, क्या है, 0, ठीक है। इसका क्या है, -15, तो आपस में ऐड करेंगे बाय में 2, तो ये आएगा आपका -7.5। कितना आएगा, -7.5, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, -7.5, ठीक है। क्लियर एवरीवन। तो अब मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं दैट इज -6, -7.5। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट होगा PG का, ये कहां पे लाई करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7.5 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद ये, मतलब इस पूरे बॉक्स के सेंटर में, क्योंकि यहां पे क्या है, -7.5 है, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके -6, -7.5। क्लियर एवरीवन। तो हमने क्या करा, पी ए लाइन का सेंटर निकाल लिया, हमने पी जी का सेंटर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहां से मैं लाइन नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, यहां से राइट साइड की तरफ लेके जाऊंगा, और जहां पे ये लाइनें दोनों आपस में टच करेंगी वो क्या हो जाएगा, वो इस रेक्टेंगल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं फिर। तो यहां से एक लाइन इधर गई, यहां से एक लाइन नीचे आई, तो ये दोनों लाइनें कहां पे टच कर रही हैं, इस पॉइंट पे टच कर रही हैं। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये इस पूरे रेक्टेंगल का सेंटर है। अब इस सेंटर पे आपको क्या रखना है, आपको एक स्टडी टेबल रखना है। स्टडी टेबल ही था ना, नहीं डाइनिंग टेबल है। तो हमारा ये जो डाइनिंग रूम है ना, इस डाइनिंग रूम के सेंटर पे क्या रखना है, डाइनिंग टेबल रखना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने इस रेक्टेंगल यानी कि डाइनिंग एरिया का क्या निकाला, सेंटर निकाला। कैसे निकाला, हमने एक लाइन ये पकड़ी, इसका सेंटर निकाला, हमने एक लाइन ये पकड़ी, इसका सेंटर निकाला, दोनों देखा कहां पे जाके टच कर रही हैं, यहां पे जाके टच कर रही हैं। आप ना इनका भी सेंटर निकाल सकते हो, आप इस लाइन का सेंटर निकाल सकते हो, वो ये निकलेगा, आप इस लाइन का सेंटर निकाल सकते हो, वो ये निकलेगा, और फिर यहां से भी ऐसे ऊपर की तरफ और इधर लेफ्ट की तरफ ऐसे करके भी ढूंढ सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, इतना समझ आया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप है ना कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमें रेक्टेंगल का सेंटर पता चल गया। अब देखो हमारा जो डाइनिंग टेबल है वो 5 फुट लंबा है और 3 फुट चौड़ा है। ये जो 5 फुट लिखा हुआ है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, और ये जो बाद में लिखा होता है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। क्लियर है एवरीवन। तो यहाँ पे जो 5 फुट है वो पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 फुट आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे यहां पे गड़बड़ करेंगे। ये पूरे क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनना। यहां पे अगर तुमने गलती कर दी पूरे नंबर कट जाएंगे। ध्यान से सुनना जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस पॉइंट से 5 फुट आगे जाओगे, चलो मान लेते हैं इस पॉइंट से हम 5 फुट आगे गए, तो 5 बॉक्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 5 बॉक्स में आगे चला गया, फिर क्या करूंगा, यहां पे देखो 3 फुट, ऑब्वियस सी बात है बाद में लिखा हुआ है, यानी कि आपको नीचे या ऊपर जाना पड़ेगा। मान लो मैं 3 बॉक्स ऊपर चला गया, तो इसका मतलब मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो यहां पे आया। अब डाइनिंग टेबल सेंटर में नहीं है, हमें डाइनिंग टेबल को एग्जैक्ट सेंटर पे रखना है। तो आप है ना इस पॉइंट से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप है ना यहां से राइट साइड में या फिर यहां से अगर आप लेफ्ट में चलोगे तो आपका डाइनिंग टेबल यहां पे आ जाएगा, या फिर डाइनिंग टेबल यहां पे आ जाएगा, या फिर डाइनिंग टेबल यहां पे आ जाएगा। हमें डाइनिंग टेबल कैसे रखना है, हमें डाइनिंग टेबल ऐसे रखना है, राइट, ऐसे रखना ना कि वो पूरे कमरे के सेंटर में हो। तो कैसे रखेंगे, देखो यहां पे हमें पता है कि 5 फुट जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि ऐसे एक्स एक्सिस की तरह। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप राइट साइड में जा रहे हो उतना ही आपको लेफ्ट में भी आना पड़ेगा, है ना। तो 5 का हाफ कितना होगा, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5 बॉक्सेस। ठीक है, यानी कि आपको 2.5 आगे जाना है, 2.5 पीछे आना है। क्लियर। और उसी तरीके से 3 फुट बाद में लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब 3 फुट का आधा कितना होता है, 1.5, यानी कि आपको 1.5 बॉक्स ऊपर जाना है, 1.5 बॉक्स नीचे जाना है। ठीक है, तो 1.5 बॉक्स ऊपर गया, 1.5 बॉक्स नीचे आया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो डाइनिंग टेबल है वो रखा जाएगा। तो डाइनिंग टेबल कैसे रखा जाएगा, ऐसे। क्लियर है एवरीवन। और अगर आप नोटिस करो तो ये जो डाइनिंग टेबल है ये पूरे रेक्टेंगल के एग्जैक्ट सेंटर में है। तो हमने डाइनिंग टेबल को सेंटर में तो रख दिया, तो मैं काम करता हूं, मैं एग्जैक्ट रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, और बाकी चीजें मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो मेरा डाइनिंग टेबल यहां पे है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, आगे आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो डाइनिंग टेबल है इसके जो पैर है, ठीक है, इसके जो चारों कॉर्नर होंगे, इन चारों कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको बताने हैं। तो अब देखो आपके पास ग्राफ है, ठीक है, आपको पॉइंट पता है, तो अब आप क्या करोगे, आप चारों पॉइंटों के, एक इस पॉइंट के, एक इस पॉइंट के, एक इस पॉइंट के और एक इस पॉइंट के, इन चारों पॉइंट के आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने। तो चलो बताते हैं। तो मैं इसका नामकरण कर दूं, ए पॉइंट तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि, चलो इसका नाम बी से शुरू कर देते हैं, बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो आपको इन चारों पॉइंट के क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सी पॉइंट से। ठीक है, सी सबसे आसान लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखो जब भी कोऑर्डिनेट बताते हैं तो हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है। तो अब देखो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे कहां पे जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 5.5 पे जा रहा है, तो ये प्लस 5.5 आएगा, कॉमा। और अब देखो ये पॉइंट वाई एक्सिस को कहां पे टकरा रहा है, 1 2 3 4 5 6, और ये -6 आएगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करेंगे, यहां पे ना +6 लिख देंगे, -6 आएगा। ठीक है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5.5, -6। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है,
वो है हमारे 5.5 कोमा -6। ठीक है, अब निकालते हैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मैं एक काम करता हूँ, ये ना एक्स्ट्रा जो चीजें ना इनको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो देखो मेरे आ चुके हैं 5.5 कोमा -6। ठीक है, अब मेरे को डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो जो डी पॉइंट है ये कहां पे जा रहा है, अरे इनके एरो भी इरेज हो गए क्या, ऐसे लग रहा है ग्राफ गंजा हो गया, एरो हटाने के बाद तो ऐसा लगता है ग्राफ गंजा हो गया। ठीक है, चलो अब देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, डी पॉइंट के निकालेंगे। तो कैसे निकलेंगे, तो ये चेक करेंगे कि भाई ये जो डी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, तो ये सेम उसी पॉइंट पे टच कर रहा है 5.5 के ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे ये वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 3 3 2 6 3 3 9 9 पे, तो यहाँ पे आएगा -9। क्लियर एवरीवन, तो मेरे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5.5 कोमा -9। अब मैं निकालूंगा ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ई के कोऑर्डिनेट देखो, ये जो ई पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है 0.5 के ऊपर। क्यों, क्योंकि पूरा बॉक्स थोड़ी है, ये तो आधे बॉक्स पे टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 0.5। ठीक है, 0.5 मैं यहां पे भी लिख देता हूं 0.5। ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है -9 पे, -9। क्लियर एवरीवन, सिमिलरली जो बी पॉइंट है ये भी आपका एक्स एक्सिस को 0.5 के ऊपर टच कर रहा है और वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है -6 के ऊपर। क्लियर एवरीवन, तो हमारे सारे के सारे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आ चुके हैं -9, एंड जो हमारा बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0.5 कोमा -6। क्लियर एवरीवन, तो यहां पे हमारा ये जो बहुत ही लंबा सा जो क्वेश्चन था ये खत्म होता है। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट का जो नया वाला सिलेबस है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे सक्षम बैच के अंदर जरूर एनरोल करना। अगर तुमने ये बैच ले लिया ना, ये मान के चलो तुम्हें क्लास 9th के अंदर टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जल्दी से जाके सक्षम बैच के अंदर एनरोल करो। सिंपल क्या करना है, आपको हमारा जो टॉपर्स क्लैन वाला जो ऐप है ये आपको इंस्टॉल करना है। ये जो ऐप है ये आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप हमारे सक्षम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।